हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू जो है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी एक मजमून है, ये भी एक मजमून है, लेकिन ये माखूज है, ये आपके सिलेबस से लिया गया। ये क्या है? माखूज है, माखूज यानी कि इसका कोई राइटर नहीं है। ठीक है, माखूज है, ये आपके सिलेबस से लिया गया है और इसका नाम है हिंदुस्तानी आईन के म्यांमार। आज हम लोग ऐसे शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसी शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं जो हिंदुस्तानी आईन के म्यांमार है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, म्यांमार मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, बनाने वाला। ठीक है, क्रिएटर, बनाने वाला, यानी कि हिंदुस्तानी आईन के म्यांमार। यानी कि हिंदुस्तानी मतलब तो आप समझ रहे हैं, आईन मतलब होता है कानून, 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 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कानून। और म्यांमार का मतलब होता है बनाने वाला, बनाने वाला, यानी कि हिंदुस्तानी जो कानून है उसको बनाने वाला। उस शख्सियत के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी कानून को बनाया। ठीक है, और ये जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम लोग इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन पर एक मजमून लिखा गया है, उस मजमून को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सोचा कि उस मेन मेन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और मैं जब उसको एडिट करूंगा तो मैं कोने में आ जाऊंगा। ठीक है, एक कोने में मेरा फेस दिखाएगा और उसके बाद में ये वीडियो चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इतना पढ़ा देंगे कि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, पूरा ये जो चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ये विलादत और खानदानी पस मंजर, क्या जानेंगे सबसे पहले इनके बारे में? विलादत और खानदानी पस मंजर। आज हम लोग इनकी पैदाइश और इनके खानदान के बारे में जानते हैं। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब की विलादत 14 अप्रैल 1891 को वस्ती हिंदुस्तान सेंट्रल इंडिया के शहर महू में पैदा हुए। ठीक है, महू में हुई। आपका खानदान पसमानदा तबके से था। पसमानदा तबका मतलब छोटे तबके से था, पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता था और उनकी मादरी जुबान मराठी थी। उनकी मादरी जुबान क्या थी? मराठी। ठीक है, और आपके वालिद वालिद मोहतरम का नाम था रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमाबाई था। और भीमराव के दादा मालूजी की तरह उनके वालिद रामजी सकपाल भी बरतानवी की फौज में मुलाजिम थे। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये जब पैदा हुए तो ये छोटे जात में थे। छोटे जात मतलब अम्बेडकर, यहाँ पे अम्बेडकर लिखा हुआ है ना, अम्बेडकर, अम्बावाडे जगह से ये पढ़ा है, बट ये अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब इनको लोग अछूत कहते थे। ठीक है, महार, महार खानदान, महार जाति में ये पैदा हुए थे। ठीक है, कौन सी जाति में पैदा हुए थे? महार। और महार यहाँ पे लोग बिहार में महार को डोम बोलते हैं, बट ये एक अलग तबका होता है, इसको सीएस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये अलग एक तबका होता है। तो जब पहले जमाना में ये था कि छोटे और बड़ी जात में भेदभाव था और काफी ज्यादा भेदभाव था। इतना ज्यादा था कि जो छोटे जात वाले लोग थे वो तो ना बड़े जात वाले के सामने बैठ सकते थे, ना ही उनसे मतलब बातें कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कि हद तो यहाँ तक थी कि बड़ी जात बल्कि छोटे जात के लोग बस मंदिरों में नहीं जा सकते थे। क्या? मंदिरों में नहीं जा सकते थे छोटे जात के लोग, इतना भेदभाव था। ठीक है, फिर भी उस वक्त में ये पैदा हुए और उन दिनों में ये पढ़कर और आला तालीम हासिल किए और इन्होंने इतना पढ़ा कि इन्होंने हिंदुस्तान के का कानून बनाया। ठीक है, ये इन्होंने हिंदुस्तान का कानून लिखा, इतना पढ़ा।
सोचे। और लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, हाँ ये भी था कि छोटे जात के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। छोटे जात के लोगों को पढ़ने में भेदभाव, यानी कि अगर वो क्लास में जाते तो उनको मतलब बाहर बैठाया जाता, या बच्चे उनके बगल में नहीं बैठते, या वो जो स्कूल है उसमें अगर चापाकल या किसी तरह का कुआं लगा हुआ है तो उसमें से वो पानी नहीं पी सकते थे, उनको लोग चिढ़ाता, छूत कहता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पढ़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ने जब नहीं दिया जाता हो था तब ये कैसे पढ़े। तो शुरू-शुरू में तो बात ये थी कि उनके जो वालिद साहब थे, ये बरतानवी की में मुलाज़िमत करते थे, ठीक है? बरतानवी की फ़ौज में। या अपने जैसे उनके दादाजी करते थे, वैसे उनके वालिद साहब भी करते थे, ठीक है? तो वहाँ ये जो बरतानवी की जो फ़ौज है, ये इन्होंने अपना एक स्कूल खोला था और उसमें उन लोगों को पढ़ाता था, पढ़ाया जाता था, जो उसमें काम किया करते थे, मुलाज़िमत किया करते थे, उनके घर परिवार वाले को पढ़ने की सुविधा इन्होंने प्रोवाइड की थी, ठीक है? बट ये हुआ कि बाद में तो रिटायर हो गए, हमेशा के लिए थोड़ी ना उसमें ये जॉब करते रहेंगे, तो रिटायर हो गए। फिर बाद में दिक्कत आने लगी, बाद में जब बाहर पढ़ने गए तो वहाँ पे इनको पता चला कि ये अछूत जात में पैदा हुए हैं। इनको ये जानकर बहुत तकलीफ हुई कि ये छोटे जात में पैदा हुए हैं, इसीलिए इनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसा था। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है, हाँ, दूसरा पॉइंट है वालिद के सबकदोशी और दापुली व सतारा का सफर, ठीक है? ये जब उनके वालिद साहब रिटायर हुए, देखिए हम ये जो है पॉइंट से ऊपर रहे। रामजी सकपाल ने तकरीबन 14 बरस तक फौजी स्कूल में बरता बतौर बतौर हेड मास्टर अपनी खिदमत अंजाम दी। जब वो रिटायर यानी कि सुबकदोश हुए तो उनका ओहदा दूसरी ग्रेड के सूबेदार मेजर का था। ये आप याद रखेंगे कि जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त वो किस ओहदे पर थे, तो दूसरे ग्रेड के सूबेदार मेजर पर थे उनके, तब वो रिटायर हो गए। और उस वक्त भीमराव अंबेडकर यानी उस वक्त भीमराव की उम्र महज 2 बरस की थी, ठीक है? महज 2 साल के थे, तो उनके वालिद साहब रिटायर हो गए और फौज छोड़ने के बाद पूरा खानदान कोंकण के इलाके दापुली में जा बसा। जब ये फौज से रिटायर हुए तो कोंकण के इलाके दापुली में जाकर बस गए इनके खानदान, जहाँ 5 साल की उम्र में भीमराव की पहली बार स्कूल में दाखिला हुआ। पहली बार 5 साल की उम्र हुई तो स्कूल में दाखिला हुआ और कुछ कुछ ही वक्त बाद राम जी को सतारा में नौकरी मिल गई। सतारा एक जगह का नाम है, वहां पे इनको नौकरी मिल गई और पूरा खानदान वहीं मुंतकिल हो गया, ठीक है? और वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ और यहीं से उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाना शुरू कर दिया, अंबेडकर लिखना शुरू किया। इसी दौरान जब भीमराव 6 बरस के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। जब ये 6 बरस के थे तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिदा मतलब माँ का इंतकाल हो गया और राम जी की बहन यानी कि जो भीमराव थे, उनकी जो फूफी थी, उन्होंने खानदान को संभाला। तो ये था दूसरा पॉइंट। या मैं जो भी बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स को आप नोट करेंगे कॉपी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये नोट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने में और जो एग्जाम में आएंगे उसको भी, ठीक है? तो उसको आप नोट करेंगे, ठीक है? अब आते हैं तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आगे क्या है? तीसरा पॉइंट है मुंबई मुंतकली और स्कूल के तल्ख हालात। यहाँ से जब सतारा वाली नौकरी थी तो उनके बाद वहां से भी ये सुबकदोश हुए और उसके बाद ये मुंबई मुंतकिल हुए। तो वहां पर जब गए तो इनके साथ स्कूल के वो हालात पश मंजर उनके सामने आने लगे। वो हालात तो उनके सामने आए जो वो सोच भी नहीं सकते थे। उनको पता चलने लगा कि हम छोटी जात में हैं। तो आइए इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं। जब सतारा वाली नौकरी भी खत्म हो गई तो राम जी सकपाल अपने खानदान को लेकर मुंबई मुंतकिल हो गए।
मुंबई आने का मकसद ये था कि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल और बेहतर सहूलियात मिल सके और लिविंगस्टन हाई स्कूल कॉलेज में दाखिला हुआ। मुंबई आने के बाद भीमराव का दाखिला वहां के मशहूर लिविंगस्टन हाई स्कूल में कराया गया। यह स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ का माहौल पुरसुकून नहीं था। यहाँ का माहौल जो था वो सही नहीं था, ठीक है। और अछूत जात की वजह से स्कूल में भीमराव के साथ शदीद भेदभाव किया जाता था। स्कूल के असातिज़ा मतलब होते हैं टीचर, और दीगर तलबा मतलब होता है स्टूडेंट। तलबा उन्हें हकारत व नफरत की नज़र से देखते थे। उन्हें क्लास रूम में अलग बिठाया जाता था और प्यास लगने पर स्कूल के पानी को छूने तक की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें खामोशी से यह बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती थी। सब लोग उनको चिढ़ाते, आप देख लिए ना कि मतलब कैसे-कैसे उनके साथ जुल्म किया जाता, लेकिन वो ये बेइज्जती बर्दाश्त करते और पढ़ते रहे। आखिर उन्होंने इंडिया का पूरा कानून लिखा ना, उन्होंने कानून लिखा। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका क्या है? चौथा पॉइंट है शादी और आला तालीम। अभी इनकी शादी जब भीमराव की उम्र 14 बरस की हुई तो उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से कर दी गई। तमाम रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1908 में उसी लिविंगस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद 1912 में लिविंगस्टन कॉलेज से ही बीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद स्कॉलरशिप मिलने पर, स्कॉलरशिप मतलब तालीमी वजीफा, मतलब जो हम लोग स्कॉलरशिप नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, बाहर जाकर पढ़ने के लिए, तो वही मिलने पर वो आला तालीम के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन गए। वहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी और बैरिस्ट्री मतलब कानून के आला तरीन डिग्रियां हासिल की। मतलब वहां से इन्होंने बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई की, वकील बने और उसके बाद ये इंडिया लौटा है। जब इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो ये इंडिया लौटा है। अब आते हैं इसका पांचवा पॉइंट में हम जानेंगे। हाँ, तो पांचवा पॉइंट ये है समाजी इस्लाहात और आइन साजी। ये सबसे अहम कारनामा है, ठीक है। जब ये हिंदुस्तान वापस आकर इन्होंने पसमानदा और अछूत तबके के हुकूक और उनके इज्जत नफ्स बहाल करने के लिए जबरदस्त सियासी और समाजी तंजीमें कायम किए और तहरीरें चलाई। जब ये पढ़ लिख कर बाहर से जब ये आए हिंदुस्तान, तो इन्होंने देखा कि अभी भी जो छोटे तबके के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, ठीक है। मतलब हर जगह से इन्होंने बाइकआउट किया। मतलब कोर्ट तक मामला गया तो ये कोर्ट तक जाकर लड़ते थे, क्योंकि ये वकील थे ना, वकालत पढ़कर आए थे, तो ये कोर्ट तक भी मामला ये लेकर जाते थे और बढ़िया से मतलब खूब जबरदस्त इन्होंने ये चलाई, प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद इन्होंने पहले लोगों में ये भावना जगाया, लोगों में ये बताया, छोटे जात के जो लोग थे उनको बताया कि आप लोग जो छोटे छोटे काम है वो ना किया करे, आप लोग वो काम ना किया करे जो मतलब ये बड़ी जात के लोग कहते हैं, ठीक है। आप भी बड़े बड़े काम किया करे। जब ये ऐसा करने लगे तो बड़े जात के लोग थे वो उन्होंने बाइकआउट किया, बट ये हमेशा ये लड़ते रहे, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने आज़ादी के बाद इन्होंने मुल्क के आइन साजी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का सदर बनाया गया। देखिए जब ये इन्होंने जब सब चीज किया तो सबको बराबरी का हक मिल गया, ठीक है। और उसके बाद इनको जो आइन साजी मतलब ये कानून लिखना, उस कमेटी का इनको सदर बना दिया गया। जब ये सदर बन गए तो इन्होंने हिंदुस्तान के अजीम और सबसे तवील तहरीर कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिसमें हर शहरी
को बराबरी तालीम, जायदाद, तलाक और गोद लेने का हक दिया गया। इसीलिए इन्हें हिंदुस्तानी आइन के म्यांमार कहा जाता है। जब ये इनको बनाया गया सदर, तो ये बहुत ही जबरदस्त एक कानून लिखे जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। सारे जात एक बराबर के हैं, ठीक है, कोई धर्म में भेदभाव नहीं किया गया। यानी इन्होंने ऐसा बनाया कि सबको बराबरी का अधिकार दे दिया, ठीक है। और इसी वजह से अपना देश ये कहलाता है धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। बट अभी जो हालात हैं इसमें हम नहीं कह सकते, अभी के हालात वो हालात नहीं रहे। अभी कानून का गला घोट दिया गया है। आप देखे होंगे न्यूज चैनल में। खैर छोड़े, वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो जब मेरा टॉपिक आएगा उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है। हाँ, तो इनको बहुत ही तवील और बहुत बेहतरीन इन्होंने कानून बनाया जिसपे इन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। अब आते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? बुद्ध मजहब और इजाज और वफात, इजाजो और वफात, ठीक है। समाज के नाइंसाफी और जात पात के निजाम से तंग आकर इन्होंने अपने आखिरी दिनों में लाखों साथियों के साथ बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। बुद्ध मजहब में निर्वाण का मतलब दुनियावी दुखों और ख्वाहिशात से निजात पाकर आखिरी सुकून हासिल करना होता है। अच्छा, निर्वाण का मतलब हम आपको क्यों बताएं? क्योंकि जब ये इनका इंतकाल हो गया 5 सितंबर 1956 को रात को सोते में इनका इंतकाल हो गया। मुल्क के जब इनका इंतकाल हो गया तो बुद्ध मजहब के जो लोग थे, मानने वाले थे, वो कहते थे कि इनको निर्वाण हासिल हो गया। तो निर्वाण हासिल हो गया, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध मजहब में निर्वाण हासिल होने का मतलब क्या है? तो बुद्ध मजहब में निर्वाण हासिल होने का मतलब ये है दुनियावी दुखों और ख्वाहिशात से निजात पाना, ठीक है। और उनके मुल्क के लिए उनके अजीम खिदमात की वजह से उन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नहीं सॉरी, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सोचिए ये मतलब कहाँ से ये उठे और कहाँ पहुंच गए। ये छोटे जात महार जात के खानदान में ये पैदा हुए और इन्होंने पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के आईन को बनाया, हिंदुस्तान के कानून को बनाया। और इन्होंने एक लाइन कही कि ज्ञान उस शेरनी का दूध है जिसे जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है, और जितना पिया है उतना दहाड़ा है। सोचे, ज्ञान ही था जो इनको एक नीचे जाति के होते हुए भी इनको उस ऊंचाई तक ले जाकर रख दिया जहां तक मतलब इंसान पहुंचना इम्पॉसिबल था उनके लिए। क्योंकि उस वक्त जिस तरह से दबाया जाता था वो तो इम्पॉसिबल ही था, बट इन्होंने किया। तो ये थे पूरे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूरी कहानी। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन